हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 1 जून 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लिया गया कौन सी जगह में? तो इस बार का गरीब कल्याण सम्मेलन जो है, इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला में, और कल के दिन इसका आयोजन किया गया था, और कल शाम को पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया था कि इसमें जितनी भी विमेन वेलफेयर स्कीम है उन सभी को भारत सरकार प्रमोट कर सके, और जितनी भी भारतीय महिलाएं हैं जो कि इन सभी स्कीमों के लिए एप्लीकेबल हैं, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम जैसी महिलाओं की रक्षा के लिए स्कीम है। इसके अलावा महिलाओं को आवास विकास योजना के तहत जोड़ना, इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम जिसमें गैस सिलेंडर दिए जाने का प्रावधान है। ये सारी स्कीमें जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं को डायरेक्टली बेनिफिशियरी बनाती हैं इन स्कीम्स का। इसके अलावा बहुत सारी कृषि से भी जुड़ी हुई स्कीमें हैं जो कि एमएसएमई के तहत महिलाओं को सीधा सीधा फ़ायदा देती है। तो इस बार ध्यान रखिएगा, 2022 में गरीब कल्याण सम्मेलन जो है इसका आयोजन शिमला में किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मई मंथ के जो करंट अफेयर हैं इसका कंपाइलेशन आप लोग मांग रहे हैं, और ये आज शाम तक आपको मिल जाएगा, या मैक्सिमम कल सुबह तक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है प्रिंटेबल फॉर्मेट में, इस वजह से मई मंथ के जितने भी करंट अफेयर हैं कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ एक ही पीडीएफ में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में टेलीग्राम पर मिल जाएगा कल तक एनी हाउ। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अभी हाल ही में ऑफिशियली विजिट किया है कौन से अफ्रीकन देश को? एक्चुअली उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा पर एक साथ है। एक तो ये गबून की यात्रा पर हैं, इसके अलावा उसके बाद ये सेनेगल जाएंगे, और सेनेगल के बाद ये जाएंगे लौटते टाइम कतर। तो कतर आपका गल्फ कंट्री हो गया, गबून अफ्रीकन कंट्री है, और सेनेगल भी अफ्रीका में ही पड़ता है। और गबून की जो कैपिटल है ये है लिब्रविली, क्या इसको बोलते हैं? लिब्रविली। और सेनेगल की जो कैपिटल है इसको बोलते हैं डाकर। और कतर की कैपिटल तो आपको पता ही होगी, दोहा। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। मोरक्को की कैपिटल है रबात, क्या बोलते हैं इसको? रबात। और कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गबून, सेनेगल और कतर, इन तीनों देशों की यात्रा पर कई सारे पैक्ट्स को लेकर हैं। ये यात्रा इनकी 30 मई को शुरू हुई है, मतलब परसों के दिन ये चालू हुई है यात्रा, और ये ऑफिशियल विजिट्स इनकी 7 जून को ख़त्म होंगी। तो करीब करीब आप देख सकते हो 1 हफ्ते की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू गबून, सेनेगल और कतर से कहीं ना कहीं बिजनेस, कॉमर्स, ट्रेड की यहाँ पर पैक्ट साइन करेंगे। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट्स को लेकर भी पैक्ट साइन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी पैक्ट साइन हो सकते हैं। फिलहाल ये यात्रा पूरी होने के बाद का इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि कौन कौन से क्षेत्र में यहाँ पर पैक्ट साइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 30 मई को कौन से राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 30 मई को हर साल गोवा अपना स्थापना दिवस मनाता है। गोवा की स्थापना 30 मई 1987 में राज्य के रूप में करी गई थी। यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि गोवा राज्य बन गया था 1961 में, बट ऐसा नहीं है। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था इंडियन आर्मी ने 1961 में। तो 1961 को गोवा को आज़ादी मिली थी, और 1987 में गोवा पूर्ण तरीके से भारत का एक राज्य बना। ध्यान रखिए, कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो 25वां राज्य बना था गोवा भारत का। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। अभी 2 महीने पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पर सरकार बनाई है। इसके अलावा गोवा में इस टाइम पे गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। क्या नाम है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, सिक्किम में पीएस तवांग की सरकार है, और तमिलनाडु में एमके स्टालिन है इस टाइम पे। एमके स्टालिन के ऊपर अभी हाल ही में इनकी एक बायोग्राफी लॉन्च करी गई थी जिसका वॉल्यूम 1 था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस हम सभी को पता है 21 जून को मनाया जाता है। तो इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा, इसकी थीम क्या होगी? तो इसकी थीम अभी हाल ही में डिसाइड कर दी गई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और इस बार इसकी थीम होगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इस बार, इसलिए ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि योगा डे हो गया, और आपका
अभी 5 तारीख को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाएंगे। तो इस तरीके के जितने भी एनवायरनमेंट से जुड़े हुए या फिर हेल्थ से जुड़े हुए जो भी डेज हैं उनकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है NHA, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इनके द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो इस डैशबोर्ड का नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन डैशबोर्ड। अब देखिए, NHA ने ये जो आयुष्मान भारत पब्लिक डैशबोर्ड लॉन्च किया है, इसका मेन मोटो क्या है? इसके तहत इस पूरे डैशबोर्ड में आप ये देख सकते हो कि भारत में कहाँ कहाँ पर आयुष्मान भारत स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो। इसके अलावा पूरे भारत में इस योजना के तहत 16.6 हज़ार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एलोकेट किया गया है। कहने का मतलब यह है कि करीब करीब 17,000 पूरे भारत में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप ये देख सकते हो कि किससे आपका इलाज चल रहा है, कौन सा डॉक्टर आपको ट्रीट कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ से आभा हेल्थ आईडी भी चेक कर सकते हो। आभा हेल्थ आईडी इस डैशबोर्ड के तहत पूरे भारत में 22.1 करोड़ लोगों को एलोकेट करी जा चुकी है। मतलब करीब करीब पूरे भारत में आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा 22 करोड़ लोग इस टाइम पे उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एम टू कट पावर आउटपुट फ्रॉम एटलीस्ट हाउ मैनी कोल्ड फायर प्लांट्स ओवर 4 years। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने अभी हाल ही में टारगेट बनाया है कि अगले 4 वर्षों में कम से कम कोयले से चलने वाले कितने कारखाने हैं या फिर कितने ऐसे संयंत्र हैं, प्लांट हैं जो कि कोयले से बिजली का उत्पादन करते हैं, उनमें कटौती करी जाएगी। तो सरकार ने यहाँ पर टारगेट लिया है कि अगले 4 सालों में कम से कम 81 ऐसे प्लांट्स को बंद करना है जहां पर बिजली का उत्पादन कोयले से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड MOU टू टेक ओवर ऑफ फोर्ड मोटर्स सानंद गुजरात प्लांट। फोर्ड मोटर्स का जो गुजरात के अंदर सानंद में एक प्लांट है, इसको कौन सी कंपनी टेक ओवर करने जा रही है? तो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने पैक्ट साइन किया है और टाटा मोटर्स इसको खरीदने जा रही है। अभी तक ये जो प्लांट है पूरा, इसका यूज़ फोर्ड मोटर्स के द्वारा किया जाता था, लेकिन आप सभी को पता ही है ये एक अमेरिकी कंपनी है। वैसे तो ये दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से शुमार है, मोटर कंपनीज में, लेकिन अभी फोर्ड भारत छोड़ के चली गई है, अब भारत में अपनी सर्विसेज नहीं दे रही है। तो इस एवज में टाटा मोटर्स ने फैसला लिया है कि ये इस पूरी जगह को एक्वायर कर लेंगे और यहाँ पर टाटा मोटर्स अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स प्लांट स्टेबल करेगा। टाटा मोटर्स का आंकड़ा ये है कि ये इतना बड़ा प्लांट बनेगा कि हर साल इसमें 3 लाख व्हीकल्स का उत्पादन किया जाएगा, या आप बोल सकते हो 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी और इसकी कैपेसिटी 1 लाख तक और एक्स्ट्रा बढ़ाई जा सकती है। मतलब 3 लाख का तो टारगेट शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 4 लाख भी इसकी कैपेसिटी करी जा सकती है बढ़ा के। बाय द वे, टाटा मोटर्स की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राज्य के अंदर बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए लॉन्च किया जाएगा? वैसे तो आपको पता ही है, ये बात जीके में बहुत पहले ही अपडेट हो चुकी है। अभी 2019 में भारत सरकार ने खेल का जो सर्वोच्च सम्मान है, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान जिसको बुलाया जाता था, उसको नाम बदलकर उसका नाम कर दिया है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये तो बात हो गई नेशनल लेवल पे कि अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से जाना जाता है। लेकिन ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने फैसला लिया है कि हम राज्य के अंदर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लॉन्च करेंगे? तो ये है राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है एंड रिजल्टेंट अशोक गहलोत की सरकार ने फैसला लिया है कि ये राजस्थान के जो सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे उनको हर साल सरकार की तरफ से राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बस अंतर इतना होगा कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होगा, इसका जो इम्पोर्टेंस होगी ये स्टेट लेवल तक ही होगी। और आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है, जिसको अब आप मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से जानते हो, इसकी स्थापना 1992 में करी गई थी, 1992 में। इसके साथ जो कैश प्राइज दिया जाता है, ये 25 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का अभी हाल ही में परसों रिजल्ट आया है। 2022 के इस रिजल्ट में टॉप किया है किसने? तो टॉप 10 की लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है और श्रुति शर्मा ने यहाँ पर टॉप किया है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे अंकिता अग्रवाल हैं
गामिनी सिंगला हैं। तो जो टॉप 3 यहाँ पर स्कोरर्स हैं ये तीनों महिलाएं ही हैं। तो इस बार का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो फाइनल रिजल्ट है ये अपने आप में कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। टॉप 10 की लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 है। यूपीएससी के चेयरपर्सन का कार्यकाल 6 साल का होता है और इसकी रिटायरमेंट एज 65 साल होती है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो इस टाइम पे यूपीएससी के चेयरपर्सन कौन है? बताइए जरा अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, कौन सी जगह पर? तो पूरे अगर उत्तर भारत की बात करें तो इससे पहले कोई भी इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क नहीं था। पहली बार बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है और ये किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। जेएनके के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? कठुआ। और अब सवाल ये उठता है कि ये बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया क्यों गया है? ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है और यहाँ पर न्यू आइडियाज़ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र को लेकर यहाँ पर बात करी जाएगी और जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मौका मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं इनोवेशंस के लिए उत्सुक रहते हैं और उनका इंटरेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो 1 जून से जो आज से पॉलिटी का बैच स्टार्ट होने वाला था वो अब परसों से स्टार्ट हो रहा है 3 जून से। क्योंकि मैं शहर से बाहर चल रहा हूँ, इस टाइम पे रिमोट एरिया में हूँ, इस वजह से अभी वो बैच नहीं स्टार्ट हो पाया है। परसों से आप देख सकते हो क्लासेस शेड्यूल हैं। तो अनअकैडमी प्लस में पॉलिटी का बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा करंट अफेयर का बैच लाइव हो चुका है। आने वाले 8 जून से आप देख सकते हो, डैशबोर्ड में आपको दिख जाएगा, उसके लिए भी रजिस्टर कर लीजिए। करंट अफेयर का फुल बैच जिसमें मैं पिछले 1 साल के करंट अफेयर आपको पूरे के पूरे A to Z रिवाइज कराऊंगा आगे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप एनटीपीसी को आपको देना हो, चाहे एमटीएस देना हो या फिर कोई भी एग्जाम देना हो। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ आईएसए? आईएसए जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलियांस, इसकी स्थापना 2015 में भारत के द्वारा करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। आपको पता है सोलर एनर्जीज में भारत वर्ल्ड लीडर बन के उभरा हुआ है और इंटरनेशनल सोलर अलियांस के तहत दुनिया के बहुत सारे देश ऑलरेडी भारत से जुड़ चुके हैं। आपको हेडक्वार्टर से ही समझ जाना चाहिए, गुरुग्राम, मतलब भारत हमेशा इसको लीड कर रहा है। तो अभी हाल ही में ये कौन सा देश है जो कि इससे जुड़ गया है या इसका सदस्य बन गया है? ये है हंगरी। अभी हुआ क्या कि हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है पीटर जिजार्तो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है पीटर जिजार्तो। इन्होंने भारत को ऑफिशियली विजिट किया और यहाँ पर हंगरी और भारत के बीच में ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा टेक्नोलॉजी को लेकर कई सारे पैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं डॉक्टर एस जयशंकर और पीटर जिजार्तो के बीच में। और इसी दौरान हंगरी ने फैसला लिया कि ये आईएसए को भी ज्वाइन करेंगे और ऑफिशियली ये इसको ज्वाइन कर चुके हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। क्या है? बुडापेस्ट। नाम ध्यान रखिएगा। हंगरी में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। क्या नाम है? कैटलिन नोवाक। और इंडोनेशिया की कैपिटल है बोर्नियो आइलैंड। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। पिछले साल इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट और यहाँ पे नए राष्ट्रपति भी बने हैं। इनका नाम है इशाक हेर्जोग। क्या नाम है? इशाक हेर्जोग। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है कौन से शहर में? तो ये जो शहर है, ध्यान रखिएगा, ये है भोपाल, जहाँ पर भारत का पहला रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। अब इसका मेन मोटो क्या है? भारत में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनको यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इनके लिए डिज़ाइन किए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, जिनको सीखकर ये बच्चे कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर 5 डिसिप्लिन्स इनके लिए लॉन्च करी गई हैं जिसमें इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली चीज़ तो 2 व्हीलर रिपेयरिंग सिखाई जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इसमें जो कि 2 व्हीलर्स रिपेयर करना सीख सकते हैं, जिससे इनका जीवन यापन हो सकता है। इसके अलावा सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, क्योंकि भारत में बहुत बड़े बड़े ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जहाँ पर सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ बच्चे इसे भी सीखेंगे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होगा, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। चौथी जो डिसिप्लिन है ये है प्लम्बिंग की। प्लम्बिंग का काम लगातार अपने चरम पर रहता है हर सीज़न में, तो इस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और 5वीं हो गई आपकी ई गवर्नेंस।
ई गवर्नेंस का मतलब यह है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जैसे कि आधार कार्ड आपको बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब आपको बनवाना है, तो इसके लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। तो ये 5 डिस्प्ले हो गई हैं। एक तो आपकी मोटर मेंटेनेंस की, दूसरा सोलर एनर्जी, तीसरा एग्रीकल्चर, प्लम्बिंग और ई गवर्नेंस। और पूरे भारत में 250 बच्चों को मौका मिलेगा, 250 बच्चे इसके बेनिफिशियरी होंगे। और पूरे भारत के 6 राज्यों से और 17 डिस्ट्रिक्ट से इन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने अभी हाल ही में बीमा रत्न प्लान लॉन्च किया है? तो इसको LIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। बीमा रत्न प्लान अपने आप में कहीं ना कहीं बचत प्लान है, और साथ में ये आपको डेथ बेनिफिट देगा, सर्वाइवल बेनिफिट देता है, मैच्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं और सेटलमेंट के ऑप्शंस भी हैं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, बीमा रत्न लेटेस्ट प्लान है LIC का। LIC अभी कुछ टाइम पहले भी न्यूज़ में था, इसका पिछले ही महीने IPO भी लॉन्च हुआ है। LIC की स्थापना 1956 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और LIC के चेयरपर्सन है MR कुमार। क्या नाम है? MR कुमार। आपको पता है ये कौन सा बैंक है जो कि LIC का सब्सिडरी है? IDBI बैंक 1964 में स्थापित किया गया था। ये LIC की ही सब्सिडरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में PM केयर्स स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत भर के कितने बच्चों को इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हैं? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा बच्चों को लेटर्स लिखे गए हैं, और टोटल अगर बात करी जाए तो 4000 बच्चों को इंडिविजुअल लेटर्स लिखे गए हैं PM केयर स्कीम के तहत। अब सवाल ये उठता है, PM केयर स्कीम है क्या? आपको याद होगा, कोविड-19 पैंडेमिक के तहत भारत में ऐसे बच्चे जिनके कोविड पैंडेमिक के तहत माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनका निधन हो गया है, उन सभी बच्चों के लिए PM नरेंद्र मोदी ने उस टाइम पर गारंटी ली थी, और इन सभी बच्चों को PM केयर्स स्कीम के अंतर्गत लाया गया, जिसमें कि इनकी 17 साल तक पूरी देखभाल भारत सरकार के हाथ में है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, खाना, रहना, ये सब। इसके अलावा उसके बाद इनको स्टाइपेंड्स भी मिलेगा, साथ में 10-10 लाख रुपए की FD भी इनको मिल रही है, और ये FD 24 साल की उम्र में मैच्योर हो जाएगी और तब ये इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये बच्चे हमेशा आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत भी कवर रहेंगे, मतलब हर साल इनको 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें PM केयर्स स्कीम के अंतर्गत है। तो PM नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 4000 ऐसे बच्चों को इंडिविजुअल लेटर्स लिखे हैं, और इसमें PM नरेंद्र मोदी ने एक क्लॉज भी लिखा हुआ है, और उसमें इन्होंने अपनी माँ से जुड़ी हुई भी कई सारी बातें लिखी हुई है, ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये महसूस हो कि गवर्नमेंट उनके लिए देखभाल कर रही है, गवर्नमेंट उनके बारे में सोच रही है, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, WHO सिलेक्टेड विच स्टेट फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के कौन से राज्य को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? तो WHO ने इस बार झारखंड को सम्मानित करने का फैसला लिया है, क्योंकि झारखंड सरकार ने तंबाकू की रोकथाम के लिए जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में कैंपेन चलाए हैं, इनिशिएटिव लिए हैं, इसलिए WHO ने इम्प्रेस होकर झारखंड को इस बार सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है, और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बाइस। क्या नाम है? रमेश बाइस। WHO की स्थापना 1948 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, और इसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस एडनैन। आपको याद होगा, पिछले हफ्ते ही टेड्रोस एडनैन को अगले कार्यकाल के लिए भी WHO के हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अगले 5 साल टेड्रोस एडनैन फिर से हेड रहेंगे WHO के। तो अभी की बात यहीं तक रहेगी, कल फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।